So, hello, standard 8s. Let's start today. फर्स्ट डे है, फर्स्ट चैप्टर है. तो चैप्टर से पहले लेट्स सी कि हमें ना पूरा ईयर क्या पढ़ना है. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. पूरे लिविंग मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग देख के बोलेंगे कि हाँ ये लोग लिविंग है, वो पूरे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पढ़ेंगे. नॉट इन डिटेल बट विल टच सम बेसिक पॉइंट्स. देन कुछ माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन भी करेंगे विच विल फर्दर स्टडी. एंड सेकेंड चैप्टर इज़ हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, जिसमें हम लोग वेरियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे. फोर्स एंड प्रेशर दे आर द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन फिज़िक्स. अब ये बेसिक यहाँ से है भाई, देख लो, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ लो, बिकॉज ये यूज़ होंगे आगे वाले फिज़िक्स में. करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, मैग्नेटिज्म, इनसाइड द एटम. अब इनसाइड द एटम ये तो चीज़ें नए ही दिख रहे हैं. एटम, व्हाट इज़ एटम, एक्चुअल में एटम क्या है, ये सब हमें पढ़ना है. जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना चैप्टर्स के नाम, दिस इज़ मेकिंग मोर क्यूरियस कि आगे क्या होगा भाई, क्योंकि ईयर 8 स्टैंडर्ड में ही सबसे ज़्यादा बेसिक सिखाया हुआ है. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 10 स्टैंडर्ड में हैं और जिसको बेसिक नहीं आता है, दे विल प्रेफर 8 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि हमारा बेसिक हमने तब नहीं किया. सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट गिव योर ऑल अटेंशन ईयर. पॉल्यूशन हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, भाई कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, यू विल फील लाइक यू आर स्टडिंग मेडिकल स्टडीज़. इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, यहाँ पे एसिड एंड बेस का इंट्रोडक्शन हो रहा है, विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इन दी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के. इफ़ आई सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे वाले चैप्टर्स भी या दे आर कंसिडरेबली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कवर करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. अब जो रोज़ का काम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अब ये टेक्स्ट बुक वालों के आंसर्स देंगे जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. व्हाट इज़ हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब हमें नहीं पता भाई क्या है ये, 8 स्टैंडर्ड में आ गए हम लोग, कितना कॉम्प्लेक्स है यार साइंस. हु इन्वेंटेड बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. वी डोंट नो व्हाट इज़ बायोनोमियल. भाई एक मेरे को तो बोलने भी नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है. व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर, विच लेवल ऑफ हायरार्की आर कंसिडर्ड वाइल राइटिंग द नेम ऑफ बायोनोमियल. अब ये सब ना एक ही, मतलब इतना तो हमें पता चल रहा है कि ये सब एक ही रिलेटेड है, एक ही फैमिली के मेंबर्स लग रहे हैं ये सब, मतलब एक ही टॉपिक है, उस सब के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए. अब मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. अब हम लोग रिकॉल भी नहीं कर रहे, हमने 7th भी नहीं पढ़ी हुई है, 6th भी नहीं पढ़ी हुई है, हमने सीधा 8 स्टैंडर्ड में ही हम लोग सीरियस हो गए. ठीक है, कोई बात नहीं. जस्ट थोड़ा सा ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर डालो एंड सोचो कि क्या है ये. अगर दे आर नए वर्ड्स तो लेट्स गो फर्दर. अब इसके आंसर्स हम लोग ना टॉपिक पूरा ख़त्म होने के बाद फिर से डिस्कस करेंगे. यू विल नॉट टेक अ सेकेंड टू आंसर दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन. अब सबसे पहले तो हमें पूरे डाइवर्सिटी के बारे में बात करना होगा. विच डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. बायो वर्ड क्यों यूज़ किया हुआ है, ऑलवेज कीप इन माइंड बायो वर्ड विल इंडिकेट द लिविंग. बायो मतलब लिविंग, ऐसी डाइवर्सिटी जो कि लिविंग सिस्टम के थ्रू डाइवर्स की गई है. एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. अब उनका क्लासिफिकेशन का नीड क्यों हुआ भाई, उन्हें क्यों क्लासीफाई करना पड़ा. देखो एक सिंपल लॉजिक है. अब हम जो लिविंग सिस्टम है वो इतनी डाइवर्स है, मतलब इतने ज़्यादा हैं कि हमें उसे पढ़ने के लिए उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी है. लाइक हमारी स्कूल है, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक ही सब बच्चों को एक साथ हम लोग नहीं पढ़ा सकते. हमें उनके लिए डिविजन्स बनाने पड़ेंगे. लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड
से लेके 10th स्टैंडर्ड हमने अलग अलग डिविजन्स में उनको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर एज। हमने बोला कि इफ़ यू आर 7 ईयर्स तो तुम लोग 1st स्टैंडर्ड में जाओ, अगर तुम 15 ईयर्स के हो तो तुम 9th स्टैंडर्ड में जाओ, 10th स्टैंडर्ड में जाओ। तो इस हिसाब से हमने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। दिस इज़ वॉट वी आर क्लासीफाइंग। अब ठीक है भाई, 1st स्टैंडर्ड में भी हमने देखा कि 500 बच्चे, अब 500 बच्चे में कैसा पढ़ाए हम लोग, एक टीचर है भाई। तो हमने क्या किया, उसमें भी डिविजन्स लगाए। जैसे कि 1st स्टैंडर्ड में हमने लगाया 1st A, 1st B, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स दिए, 4 में डिवाइड किया उसको अकॉर्डिंग टू नीड। अगर बहुत सारे हैं तो हमने 4 में किया, अगर उससे कम है तो हमने 3 ही डिवीज़न लगाए। ठीक है, 3 डिवीज़न में 3 टीचर्स हमने भेजे। अब काम आसान हो गया। साइंस में भी यही हुआ। साइंस में जो साइंटिस्ट थे ना, इतने कंफ्यूज थे कि भाई किसको पढ़े हम लोग, इतना सारा डाइवर्सिटी है। जब प्लांट्स आता है, किधर बीच में से एनिमल्स आता है, किधर बीच में से जो है ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ भी आता है, माइक्रोब्स आते हैं बीच बीच में से। इसीलिए उन्हें क्लासीफाई करना ज़रूरी है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डाला उन्होंने। दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। Last year we have learned that all living organisms on the earth have adapted according to their geographic regions. अब जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उनके अकॉर्डिंगली फैले हुए। जैसे कि अगर फिशेस है, फिशेस को पानी के बिना वो लोग रह नहीं सकते, राइट? दे कांट लिव विदाउट वाटर। तो वो लोगों ने क्या किया, उनका जो पूरा डाइवर्सिटी है उन्होंने पानी में जाके बनाई, है ना। अब हम लोग है, अब हम लोग ठीक है, हमने लैंड पे बनाई। तो डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिक रीजन्स, मतलब उन्हें जो सूटेबल रीजन है, जो उन्हें लग रहा है कि ये रीजन में हम लोग रह सकते हैं, वो रीजन में वो लोग जाके रहने लगे और उन्होंने वहाँ पे अडेप्शंस किए। फूड इंजेशन, फूड के बेसिस पे भी कोई कोई लोग रहने लगे। अब ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया में घास है तो वहाँ पे गाय जाके रहने लगे ज़्यादातर। तो डिफेंस के लिए भी रहने लगे भाई। अब ये बोलो कि जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं वो एकदम ट्री के ऊपर साइड रहते हैं, ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पे हवा एक तो भी नहीं गिरेगा और कोई एनिमल भी उनके अंडों को खा नहीं सकता है। मतलब ऐसा कि अगर वो बाहर कभी घूमने गए बर्ड्स तो अपने बच्चे, अपने एग्स सेफ रह सके, उस तरीके से उन्होंने ट्रीज़ पे बनाए नेस्ट। मतलब डिफेंस को लेकर भी अडेप्शंस हुई। वाइल अडेप्टिंग मैनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व। अब जब ये अडेप्शन हो रहे थे तो बहुत सारे डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब मतलब अब देखो, जैसे कि एक फूड कोर्ट है समझो, एक हमने एक इसमें गए, एक पार्टी में गए हम लोग और वहाँ पे फूड कोर्ट है जहाँ पे अलग अलग डिशेस रखे हुए, हर एक टेबल पे अलग अलग डिशेस रखे हुए हैं। अब एक टेबल पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, इंडियन फूड है, दूसरे टेबल पे किसी टेबल पे स्वीट है, किसी टेबल पे थोड़ा चटपटा है, किसी टेबल पे सॉल्टी है, किसी टेबल पे सैलेड्स वगैरह है, किसी टेबल पे ऑयली थिंग्स है। तो वहाँ पे डिफरेंट हमने जो है वो चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब लोग आ गए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं वो पार्टी में। अब उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से वो लोग हर फूड कोर्ट पे जाएंगे, हर टेबल पे जाएंगे, है ना। अब जिसको स्पाइसी पसंद है, जो स्पाइसी खा सकता है वो स्पाइसी के तरफ जाएगा। अब जिसको स्वीट पसंद है वो स्वीट की तरफ जाएगा। अब जो हेल्थ कॉन्शियस है वो सैलेड्स के तरफ जाएगा, राइट। बट इससे क्या हमें पता चल रहा है, हाँ हमें इससे पता चलेगा कि वो जो मेरा फ्रेंड है ना, उसने स्पाइसी खाने की तरफ गया था, मतलब वो स्पाइसी अडेप्शन, मतलब वो उसका एक कैरेक्टर पता चला। हमें क्या पता चला कि हाँ वो स्पाइसी खाता है। हमें एक चीज़ पर एक पॉइंट मिला हमें कि हाँ यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं स्पाइसी फूड कोर्ट पे उन्हें स्पाइसी पसंद है, जो स्वीट पे जा रहे हैं वो स्वीट पसंद है उन्हें, एंड जो सैलेड्स की तरफ जा रहे हैं हमें एक चीज़ पता चली कि उनके जो फिटनेस, उनके जो फिट बॉडी का राज है, दैट इज़ दिस, उनके सामने स्वीट है, स्पाइसी है, वो छोड़ के सैलेड को ऑप्ट कर रहे हैं। मतलब इनकी क्वालिटी पता चली हमें। मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज़। अब सेम स्पीसीज़ के रहते हुए भी, अब हम लोग तो सेम ही है, सब इंसान है हम लोग। अब इंसान रहते हुए भी हम लोग अलग अलग फूड कोर्ट पे जा रहे हैं, स्पाइसी पे कोई जा रहा है, कोई, तो ये सेम स्पीसीज़ में रहते हुए भी हम लोग अलग अलग चीज़ों पे जा रहे हैं। तो कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस हमें पता चले। अकॉर्डिंग टू
2011 census, around 87 million species of living organism are found on the earth. हमें क्या देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी. लैंड एंड सी को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे तो 87 मिलियन स्पीसीज हमें देखने को मिले. टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर, देखो 87 मिलियन स्पीसीज को पढ़ना इट इज़ नॉट अ जोक. ओके, अब इतना वास्ट नंबर है, इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू द ग्रुप्स. बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया इनको ग्रुप्स में बनाना. सिंपल स्कूल को ही हम लोग इतना डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ाना आसान नहीं है इतने सारे बच्चों को, तो हम लोग इतने सारी स्पीसीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, तो इनको भी तो हमें ग्रुप्स देने पड़ेंगे. सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड. अब ग्रुप्स तो क्रिएट किए ही गए थे, बट उनके अंडर सब ग्रुप्स भी डिवाइड किए थे. जैसे कि हमने 1st to 10th तो बनाए हुए ही थे, बट फर्स्ट में भी बहुत सारे बच्चे थे, तो फर्स्ट में हमने लिखा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी अकॉर्डिंग टू द नंबर. वैसे भी यहाँ पे भी ग्रुप्स तो बनाए हुए ही थे, उसके अंदर भी हमें ग्रुप्स बनाने पड़े. दे आर कॉल्ड एज सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस. अब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखते हुए जिसके जो सिमिलर दिख रहे हैं और जो डिफरेंट दिख रहे हैं उनके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था. This is what I want to say. This process of dividing living organisms into the groups and subgroups, अब ये जो पूरा प्रोसेस जो चल रहा है ना कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं प्रिंसिपल बनता है भाई. प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल कर रहे हैं इतने सारे बच्चे आ गए एडमिशन के लिए, अब उनकी एज के अकॉर्डिंग वो ग्रुप्स में डिवाइड किया उन्होंने. 7 years की है, चलो ये 1st स्टैंडर्ड में जाएगी. 9 years की है, चलो ये 3rd स्टैंडर्ड में जाएगी. तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया. उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, जैसे हमने ह्यूमंस को और प्लांट्स को, एनिमल्स को और प्लांट्स को अलग अलग किया कि भाई ये एनिमल है और ये प्लांट है, इन दोनों का, एनिमल का ग्रुप ले लो ए, प्लांट का ग्रुप ले लो बी. वैसे हमने जब इसको डिवाइड किया एंड वो प्रोसेस को ही हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दैट्स व्हाट हमने ये स्टार्टिंग में इसका जो इंट्रोडक्शन वाला था वहाँ पे देखा था. दिस इज़ व्हाट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बेसिकली क्या किया हमने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये इतने वास्ट थे. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 87 मिलियन, इट इज़ नॉट अ जोक. सो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ा. भाई पढ़ाई कैसे करते थे हम लोग इतने सारे लोगों की, तो इसीलिए डिवाइड करना ज़रूरी था एंड इट वॉज राइट डिसीजन, राइट. अब हिस्ट्री देखते हैं किसका इतना दिमाग लगा डिवाइड करने का. देखते हैं इन हिस्ट्री, कार्ल लीनियस in 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 kingdoms. अब देखो नए वर्ड्स है ना, दे आर कन्फ्यूजिंग बट बिलीव मी दे आर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. देखो दे डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 kingdoms. अब इन्होंने क्या किया, पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है अपना उसको 2 kingdom में डिवाइड किया, वर्टिबेलिया एंड एनिमेलिया. अब ये अपना पूरा लिविंग वर्ल्ड है, इतना सारा लिविंग वर्ल्ड है, तो हमने उसको किस में किया, हमने बोला वर्टिबेलिया एंड एनिमेलिया, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिंपल. अब ये लोग जो है ना इनकी रीजनल टंग यूज़ कर रहे हैं, रीजनल ये यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि क्या है भाई ये वर्टिबेलिया, क्या है ये एनिमेलिया. सिंपली आई विल से यू वर्टिबेलिया इज प्लांट्स, एनिमेलिया इज एनिमल्स. 2 kingdom में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स में. कार्ल लीनियस ने इतना काम करके छोड़ गई है. फिर 1886 में ये केस हैंडल कर रहे थे हैकल. हैकल ने क्या किया, 3 kingdoms बनाए उन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं, और कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में भी नहीं आ रही है, जो कि है प्रोटिस्टा. अब क्या है ये प्रोटिस्टा हम लोग आगे देखेंगे. सिंपली लेट आई नो यू कि 3 kingdoms में, मतलब 3 ग्रुप में. किंगडम क्या है, किंगडम इज़ नॉट अ बिग थिंग. इन्होंने जस्ट एक ग्रुप दिया, ग्रुप इज़ नथिंग बट किंगडम. तो प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स 3 में किया इन्होंने. अब कई सालों बाद
अब वो चलता रहा उनका सिस्टम पूरा। 1925 में साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, इतना काफ़ी नहीं है और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। चेटॉन क्रिएटेड 2 प्रोकैरियोट्स एंड यूके। अब इन्होंने फिर से 2 ग्रुप बनाए। क्या वो प्लांट्स एनिमल्स के थे? नहीं। उन्होंने बोला कि प्लांट्स रहो या एनिमल्स रहो, मेन चीज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की है, जो कि हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट आर यूकैरियोट्स। बट हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हम लोग ये रीड कर रहे हैं। इसमें के जो टर्म्स है लाइक प्रोटिस्टा, लाइक ये वर्टिब्रेलिया, एनिमेलिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। 1938 तक सब चला ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का सिस्टम, इन्होंने चैटन के थ्रू चला। बट आगे क्या हुआ? कोपलैंड आए। कोपलैंड डिवाइडेड 4 ऑर्गेनिजम्स। अब इन्होंने बोला कि भाई 4 ऑर्गेनिजम्स है अपने पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स तो है ही है, हाँ सही है, प्रोटिस्टा भी एक है, बट ये मोनेरा भी एक नई चीज़ है जो कि एक अलग ग्रुप मांगती है। ओके, सब ने बोला ठीक है। अब सब लोग जो है वो इतना इन्होंने मान रही थी जब तक। अब इन्होंने इतना तो किया। 1735 की बात है। अब यहाँ पे आगे देखो, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जो कि बहुत ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था। अब ये इनका बर्थ डेट और ये ले लो डेथ डेट। इन 1969 में इन्होंने क्या बोला? अब तक कब तक? 1938 तक। 1938 तक 4 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे? 4 ग्रुप्स थे, राइट। अब 1969 में उसके कुछ साल बाद 5 ग्रुप्स हो गए। 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किए, 5 लिविंग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया उन्होंने। फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर कंसिडरिंग फॉलोइंग। अब इन्होंने कैसे बोला? अब इनको समझाना पड़ेगा। देखो, कोई भी एक चीज़ जब बोलता है ना तो उन्हें समझाना पड़ता है कि हाँ मैंने इसके वजह से इन्हें 5 ग्रुप्स में किया। अब इन्होंने क्राइटेरिया दिया, इन्होंने पूरा विटेकर का क्राइटेरिया, मतलब उन्होंने क्लासीफाई क्यों किया, क्या क्या चीज़ों को देख के किया, वो क्राइटेरिया इन्होंने पॉइंट्स में समझाया। फर्स्ट वॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है अपना सेल का स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे उन्होंने 2 चीज़ें में डिवाइड किया। वेट, व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल के आगे कुछ नहीं। अगर हमारे पास सेल है तो हम लोग लिविंग है। लिविंग को लिविंग बोलने के लिए सेल होना ज़रूरी है। ये कुछ सेल की तारीफ थी। अब सेल कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा उसके कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो प्रोकैरियोट है या वो यूकैरियोट है। तो उन्होंने उस बेसिस पे किया। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो यूकैरियोट में जगह कम होगा तो प्रोकैरियोट में। अब ऐसा नहीं देखेंगे हम लोग कि कॉम्प्लेक्सिटी, उसके भी क्राइटेरिया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब पूरे ऑर्गेनिज्म के भी बोला उन्होंने बोला कि अगर एक सिंगल सेल है, यूनी सेल है, तो एक ग्रुप में जाएगा। मल्टीपल सेल्स है, लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ सेल्स है अपने पास, तो वो मल्टी सेल्यूलर हो गया। तो सेल के ऑर्गेनिज्म के बेस में कितने सेल है उसके बेसिस पे उन्होंने फिर से डिवाइड किया। अब थर्ड पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन मतलब ये लोग न्यूट्रिएंट्स कैसे खा रहे हैं? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक मतलब खुद से खाना बना के खुद ही खाना। ये काम कर रहा है प्लांट्स लोग क्या कर रहे हैं कि सनलाइट ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक है मतलब खुद से खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सेकंड, फंगी सैप्रोफाइटिक मतलब एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो मर गया वो ऑर्गेनिज्म का जो बचा हुआ होता है वो फंगी का खाना होगा। एनिमल्स क्या कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉपिक है। एंड इनजेस्टिव मतलब दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेंगे, दूसरे सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। एनिमल्स दे आर हेटेरोट्रॉपिक मतलब ये एनिमल प्लांट पे डिपेंड करेगा,
या कोई दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेगा, जैसे कि लायन, टाइगर, ये डियर पे डिपेंड करेगा। डियर किस पे? प्लांट पे। ये खाना नहीं बनाएंगे, ये खाना दूसरों पे डिपेंड करेंगे, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। अब चौथा पॉइंट ये था लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के बेसिस पे भी ग्रुप्स बनाने पड़े इनको। अब जैसे कि प्लांट्स की लाइफस्टाइल क्या होती है? प्रोड्यूसर, मतलब खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना। खाना बनाना कुछ आसान चीज़ नहीं है। सनलाइट यूज़ करना, पानी यूज़ करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ये लोग ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब खाना बना रहे हैं। एनिमल्स क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं, है ना। अब जैसे कि हम लोग आज हमने क्या खाया? पालक खाया। पालक इज़ अ प्लांट, हमने प्लांट को खाया, हमने कंज्यूम किया प्रोड्यूसर को। अब हम लोग मर गए, कोई मर गया, तो उसे खाने वाला कौन होता है? फंगी, विच इज़ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोज करना, नाम सुना हुआ है कभी? डिकम्पोजिशन। सो वो काम होता है फंगी का। उसके बाद आते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फिफ्थ पॉइंट विच इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रोकैरियोट ही बन के रहेगा, डेवलप होते होते यूकैरियोट तक आएगा, यूनिसेलुलर डेवलप होते होते मल्टीसेलुलर। दिस इज़ व्हाट इट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया। अब ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये होते हैं सिर्फ यूनिसेलुलर, ये सिर्फ यूनिसेलुलर रहेंगे। अब ये जो यूकैरियोट्स रहेंगे, दे आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, दीज आर दी एडवांस्ड। अब इसके अंदर आएगा किंगडम मोनेरा, ये यूनिसेलुलर, इसके अंदर आएगा प्रोटिस्टा, इसके अंदर फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर के अंदर आएगा। किंगडम 3 के अंदर भी अगर मैं देखूँ, फंगी के पास सेल वॉल होती है, बट ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर सेल वॉल तो है, बट ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सेल वॉल मतलब जो एक लास्ट लेयर रहती है, जैसे हम लोग जैकेट पहन रहे हैं ना, वैसे प्लांट्स के पास भी एक जैकेट होता है, दैट इज सेल वॉल। किंगडम प्लांटी के पास सेल वॉल भी होती है और ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मतलब अपने पूरे प्लांट्स, मैंगो ट्री, पपाया ट्री, नीम ट्री, सब चीज़ें इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। अब लास्ट वाला है दैट इज़ एनिमेलिया, जो कि है हम एनिमल्स जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं रहेगी। सेल वॉल मतलब वुड, ठीक है, लकड़ी। अब वुड किससे मिल रहा है? हमें प्लांट से मिल रहा है। तो बेसिकली ऐसे समझा जाता है कि वुड इज़ द इंडिकेशन फॉर सेल वॉल। अगर सेल वॉल रहेगी तो वुड रहेगा, सेल वॉल नहीं रहेगी तो वुड नहीं रहेगा। क्या कभी कोई इंसान के ऊपर लकड़ी आती हुई देखी है? नहीं देखी हुई है। दैट मीन्स नो सेल वॉल इन अस। ओके, 5 किंगडम सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन, यही चीज़ें थी विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से इसको करते हैं, एक फास्ट रिकैप। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो कि हमने 7th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। बट देन ऑल्सो अगर ये चैप्टर में है ठीक है, नहीं तो फिर आई विल सेंड अ डिटेल्ड वीडियो फॉर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर टर्म में ही बता रहा है कि इसके अंदर एक सेल होगा, सिंगल सेल, सिंगल है भाई, एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिंगल है बहुत। अब यूकैरियोट्स में 2 है, अकेला तो है ही है बट मिंगल, दैट इज़ मल्टीसेल्युलर भी है। इसमें तो यूनिसेल्युलर अकेला है, जिसके अंदर मोनेरा सिर्फ आएगा। अब मोनेरा क्या है हमें नहीं पता, बस ये सिर्फ एक ग्रुप है हमने जो बनाया हुआ है। किसके बेसिस पे ग्रुप्स बनाए हुए? इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे। अब ये इसके अंदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों भी है। अब जो यूकैरियोट्स का यूनिसेल्युलर है, उन यूनिसेल्युलर में आएगा प्रोटिस्टा, जो कि किंगडम 2 है। अब जो ये मल्टीसेल्युलर है यूकैरियोट्स का, उसके अंदर आएंगे बाकी के 3 किंगडम, जो कि किंगडम 3 आएगा फंगी के अंदर,
किंगडम फोर्थ आएगा प्लांटी एंड किंगडम फिफ्थ आएगा एनिमेलिया। अब किंगडम जो ये था अपना किंगडम 3 है फंगी, इसके पास सेल वॉल तो है बट फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकता। अब यहाँ पे प्लांटी में सेल वॉल भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। एनिमेलिया में कोई सेल वॉल नहीं है, हम लोग जो है इसीलिए खाना नहीं बना सक रहे हैं हम लोग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी फोटोसिंथेसिस करते थे तो जस्ट इमेजिन हम लोगों को धूप में जाके खड़े हुए रहना पड़ता था और पानी पीते रहना पड़ता था, बस आराम से खाना अपने सिस्टम ने ही बना लिया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम 1 मोनेरा। अब एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे हम लोग कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, कि एक्चुअल में मोनेरा क्या है। टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, डाइल्यूट इट विथ लिटिल वाटर। चलो इसको करते हैं। इसको समझ लो कि ये ग्लास स्लाइड है, नॉट लाइक दिस, ठीक है। ये ग्लास स्लाइड है, ट्रांसपेरेंट होती है बट हमने इसको ब्लू कलर की बनाई हुई है, ठीक है। ग्लास स्लाइड लिया। अब क्या बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कर्ड लो, ठीक है। कर्ड लिया हमने, अब वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करो। हाँ ठीक है, पानी के साथ भी मिक्स किया। अब पानी हमेशा ब्लू रहना चाहिए बट क्या कर सके, मिक्स किया अच्छे से, ठीक है। ऐसे ऐसे हो गया ये। अब केयरफुली क्लिप, अब इसको हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। अब जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना तो हमें ये दिखेगा, ये चीज़ें दिखेगी हमें पूरे। अब हम ये देख रहे हैं, मतलब इसको जूम कर रहे हैं हम लोग। जब इसको जूम करेंगे ना तो ये चीज़ें हमें दिखेगी, ये वाली चीज़ें। देखो, इसको देखते हैं, ये देखो। इसके टर्म्स मत पढ़ो अभी, डोंट गेट स्केर्ड फ्रॉम दिस टर्म्स। ऐसे डरो मत देख के कि ये टर्म्स कैसे है भाई, ये सेमोलिना क्या है, मेरे को तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है ये, कि कितना हार्ड है यार 8th स्टैंडर्ड। नो, दिस इज, ये ऐसा दिखा रहा है ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम। अब ये कर्ड है भाई, दही है ये, दही के अंदर हमें ये सब दिख रहा है। What do you see? Moving small rod-like microbes, lactobacilli bacteria. लैक्टोबाइसिली बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं